हम्म। कहाँ तक हुआ था बताओ। याद है? फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड से चालू करना है। अच्छा, थर्ड लेक्चर हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ये बता दिए थे क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के ये थ्रू? फिर इलेक्ट्रॉन। हाँ। वो हो गया था ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये चलो तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें देखना, ये बुक में दिया हुआ डिटेल में, एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं आयनिक कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड में जैसे पढ़े हो आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नेम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे। एक पॉजिटिव आयंस होता है जिसको कैटायन बोला जाता है, दूसरा नेगेटिव आयंस होता है अनायन बोला जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये सॉलिड इन नेचर होंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। हार्ड क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में? बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सेकंड जो है, अगर इनका सॉलिड है, हार्ड है और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ठीक है, क्यों हाई होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो।
आवाज आ रहा है? हाँ हेलो, यस सर। ये दिग्विजय होस्ट बनाओ, शिफ्ट करो होस्ट। आ रहा है ना आवाज? हाँ यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। पानी में सॉल्युबल होंगे बट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल होगा। चौथा, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? बिकॉज सॉलिड स्टेट में इसके आयंस जो है फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, मूवमेंट आयंस का, जब तक आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसानी से हो सकता है। यहाँ भी सॉलिड स्टेट में ये फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज movement of ions in solid is not possible। ठीक है, ड्यू टू rigid structure। ठीक है, तो रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्री आयंस नहीं होते हैं, और फ्री आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in the molten state और aqueous state। ये बात समझ में आ रहा है? aqueous state, हाँ यस सर। हाँ, जब पानी में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका एक्वस स्टेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और तो ये सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में इसके आयंस फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे ही उसको मेल्ट कर दोगे तो मेल्ट करने से उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है। अब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ब्रेक हो गया तो उसके आयंस अब फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो आयंस फ्री हो जाने की वजह से क्या होगा कि आसानी से अब मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल है। इसलिए ये मॉल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में भी वही होता है कि पानी में जैसे ही डालोगे तो उसके आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉल्टन और एक्वस स्टेट में ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ
हेलो, Yes, sir. चलो, तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग। तो ये आयनिक कंपाउंड का टोटल फॉर्मेशन भी हम लोग देखे थे। फॉर्मेशन कैसे था, वही जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल में जाता है। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल कैसे ऑकर करते हैं इसको। तो एक्चुअली अर्थ के क्रस्ट में मेटल पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल जो है अर्थ के सरफेस में पाए जाते हैं, बट उसमें होता क्या है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, उसको वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब उसके कंबाइंड फॉर्म से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक्सट्रैक्शन करके उसको फिर एक्सट्रैक्शन करके उसको अलग किया जाता है, सेपरेट करके फिर रिफाइन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि किसी एक मेटल के प्योर फॉर्म तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। तो एक्चुअली में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अलग अलग एलिमेंट के लिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब डिफरेंट मेटल्स के लिए प्रोसेस डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब जो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि ये देखो, जैसे है पोटाशियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल, ये एक्टिविटी सीरीज, ये पता है ना। पोटाशियम, इसके बाद क्या आएगा बोलते जाओ तुम लोग। सोडियम, इसके बाद हेलो, बोलते जाओ जल्दी। एक्टिविटी सीरीज बताओ मेटल का, रिएक्टिविटी सीरीज ये बताया हुआ है। Sir, potassium, sodium, calcium, magnesium, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर aluminum, zinc, iron, lead, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। hydrogen. ठीक है, हम मेटल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो हम Yes, sir. मेटल्स, तो इसके बाद कॉपर, Mercury, silver, gold, platinum. AgAuPt, HgAgAuPt है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट टॉप के 4-5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो होता है, ये रिडक्शन से ये रिड्यूस नहीं होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ही कराया जाता है, क्योंकि इनके कंपाउंड्स इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, कि इनको आसानी से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इनको देखोगे, ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। और इसको सेपरेट करने के लिए, इसके कंपाउंड से अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। फिर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी जिनका है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सब को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। तो इनके कंपाउंड्स जो भी होंगे उनको आसानी से, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको यूज करके हम लोग आसानी से ये रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड्स उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है रिड्यूसिंग एजेंट से। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे, उनको इलेक्ट्रोलिसिस से ही सेपरेट किया जाता है। और जो बिल्कुल टॉप मोस्ट में रहेंगे, AgAuPt, ये सारे मेटल्स में देखोगे कि ये जनरली नेटिव फॉर्म में ही पाया जाता है, फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब वो ओरिजिनली अपने फॉर्म में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जनरली देखोगे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारा जो है अपने नेटिव फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में ही पाया जाता है। ये सब नोबल मेटल्स इसलिए उनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल, इनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। दूसरा हो गया जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, इसके लिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन। और जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो तो अपने नेटिव स्टेट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का एक फ्लो चार्ट देखोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
तो जैसे ओर है, ओर किसको बोलते हैं? जो मेटल का कंबाइंड फॉर्म होता है ना, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जो कंपाउंड होता है, या मिनरल बोलते हैं उसको। ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ओर, ओर्स आर द minerals from which metals are extracted, ठीक है, तो उसको और बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये ओर्स लिख रहा है, ठीक है, इससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसका ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो जो भी इम्प्योरिटीज है ना, उस उन सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज है उसमें, उन सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन। अब इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी बना है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फिर आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो बीच वाला होता है, और तीसरा होता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी अभी देखे तो इनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी पास करके सेपरेट कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। तो इनके ओर को पहले मेल्ट किया जाता है और मॉल्टन ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद प्योर मेटल ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये हाई रिएक्टिविटी के लिए है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग आसानी से, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। तो इसमें देखोगे कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली। एक कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, और दूसरा सल्फाइड ओर्स होता है। ये दो और मोस्ट कॉमन होते हैं, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। तो कार्बोनेट ओर्स के लिए जो प्रोसेस एम्प्लॉय किया जाता है, ये कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। ये अभी देखेंगे हम लोग, अभी इसका डेफिनेशन। कार्बोनेट और क्या होता है? और का कार्बोनेट और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब पढ़े हो ना फॉर्मूला, हाँ। CaCO3, वो सारा जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट हो, CO3 2 माइनस, तो वो कार्बोनेट और यस। हो गया। तो उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं, वो अभी डेफिनेशन लिखाएंगे कैल्सिनेशन का। और सल्फाइड और जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट हो, S पे पावर 2 माइनस, जो एनायन अगर S पे पावर 2 माइनस हो सल्फाइड वाला, तो उसको सल्फाइड ओर्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो रोस्टिंग है, ठीक है। तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स का किया जाता है, और कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट ओर्स का। और ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने से मिलता क्या है, तो ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने से ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। यहाँ से ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इस ऑक्साइड को रिड्यूस करके डायरेक्ट मेटल में बदल दोगे। और मेटल के बाद लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही मेटल मिला उसके बाद हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो, अभी डेफिनेशन लिखाएंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। तो ये हो गया इसके लिए, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए हो गया। और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जनरली देखो, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स देखोगे तो ये जनरली सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जैसे सिल्वर हो गया, तो सिल्वर का देखोगे सल्फाइड्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड ओर्स से लिख सकते हैं, सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स में हम के बाद ये ऑक्साइड में भी नहीं बदलता है, इसका ऑक्साइड इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है ना, तो डायरेक्ट रोस्टिंग करने से ही इसमें मेटल मिल जाता है, ठीक है। ये ऑक्साइड को रिड्यूस करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रोस्टिंग करेंगे तो उसमें डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा, और उसके बाद इसका मेटल का रिफाइनिंग कराया जाता है।
ठीक है, ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है। तब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक कैल्सिनेशन आ रहा है, एक रोस्टिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्सिनेशन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए यूज करोगे? कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, रोस्टिंग किसके लिए करते हैं? सर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? कैल्सिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ conversion of ores into oxides। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर into oxides by heating strongly in absence of air, समझ में आया? is known as calcination। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर्स, ठीक है, ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली। स्ट्रांग हीटिंग करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, तो इसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। और इट इज जनरली, कैल्सिनेशन जनरली किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? कौन से ओर के लिए? सर कार्बोनेट ओर्स। तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, तो जैसे मान लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर में, एयर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत लिमिटेड एयर होना चाहिए या एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2। ठीक है, तो ये ऑक्साइड में बदल गया ना, ये कार्बोनेट में था और इसको स्ट्रांगली हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। समझ में आया डेफिनेशन? यस सर। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? हम्म, रोस्टिंग में मतलब यही है, कन्वर्जन ऑफ ओर हम लोग करते हैं किस में, ऑक्साइड में ही बदलते हैं। द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ, ऑफ एयर। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वहां पे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, और रोस्टिंग जनरली किसके लिए परफॉर्म कराया जाता है? सल्फाइड ओर्स के लिए सर। इट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए जनरली होगा। अब इसमें एग्जांपल जैसे कि जिंक सल्फाइड है ZnS, तो ZnS सॉलिड प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड सॉलिड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स को किस में बदल दिया गया, ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो हुआ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले के लिए कर रहे हैं हम लोग, जिसका रिएक्टिविटी कम है। तो ये ऑक्साइड में एक बार जैसे ही बदल गया, तो इसको फिर रेस्पेक्टिव मेटल में रिड्यूस किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द मेटल ऑक्साइड्स, ये जो ऑक्साइड ऑब्टेन होगा, आर देन reduced to corresponding metals by using
suitable reducing agent. Such as carbon. ठीक है, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है, ऑक्साइड बना, तो इसको हम लोग कार्बन के हेल्प से रिड्यूस करते हैं, कार्बन सॉलिड। तो ये क्या करेगा, इसको जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके ये जिंक में बदल दिया और खुद ऑक्सीडाइज होके ये CO में चला गया। तो देख रहे हो यहाँ पे ये इसका क्या हो रहा है, इससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका ये वाला प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। और इसके साथ कार्बन के साथ क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके किस में बदल दिया, जिंक में। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में जो है ना, जैसे कि यहाँ कार्बन यूज किया गया है, कुछ कुछ केसेस में कुछ मेटल्स भी जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। जो हाईली रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो जैसे तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल देखना दिया हुआ है कि जैसे ये है MnO2 है, ठीक है, MnO2 मैंगनीज का ऑक्साइड। इसको Al के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। तो इन दोनों में जो मोर रिएक्टिव है, ये एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्यूमिनियम क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो Al2O3 बना लिया और ये Mn के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि किसका, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इससे क्या हो रहा है, MnO2 से Mn में जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। तब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग। एल्यूमिनियम किसकी तरह काम कर रहा है, सर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या कर रहा है, मैंगनीज को उसके ऑक्साइड से बदल दिया, किस में, डायरेक्टली मैंगनीज में बदल दिया, उसके मेटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ मेटल्स भी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो वो वाला भी हम लोग कुछ मेटल्स को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, जैसे Fe2O3 और Fe2O3 सॉलिड और प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, Al2O3 बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आयरन निकल जाएगा, Fe, ठीक है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, और प्लस बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन क्या है, थर्माइट रिएक्शन। ये जब रेलवे ट्रैक्स देखे होगे, बीच में क्रैक हो जाता है, गैप अगर हो जाता है बीच में, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए ये वाला प्रोसेस कराया जाता है। क्योंकि इसमें आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, रेलवे ट्रैक्स आयरन का बना हुआ है, आयरन मोल्टन फॉर्म में होता है। तो वहां पे आयरन प्रोड्यूस होता है, तो जो गैप बन जाता है ना, क्रैक जो आ जाता है, उसको वो फिल कर देता है मोल्टन फॉर्म में, और तुरंत वो सॉलिडिफाई होगा, तो वो पूरा गैप फिल हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, थर्माइट रिएक्शन, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ये एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का। बात समझ में आ रहा है? इसमें अगर पूछा जाए तुमसे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ तो जल्दी। Which one is oxidizing and which one is reducing agent? एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं नहीं सॉरी, सर रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट और Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 ना, हाँ एल्यूमिनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो जिसका हाँ ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और Fe2O3 से वो Fe में जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, तो Fe2O3 क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हाँ यस सर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस हाँ सर। यस सर। चलो, एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ यस सर। यस सर। चलो चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नो सर। चलो, तो ये हो गया मीडियम रिएक्टिविटी वाले हो गए। ठीक है, एक और देख लेते हैं लिस्ट रिएक्टिविटी वाला। लिस्ट रिएक्टिविटी वाला भी कर लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल वाला था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बताएंगे अभी। तो जैसे सिल्वर है, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हो गया सिल्वर। तो सिल्वर हो गया Ag, तो जनरली ये देखोगे सल्फाइड के फॉर्म में होता है Ag2S। ठीक है, तो Ag2S सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। तो ये सल्फाइड ओर है अगर, तो इसका क्या कराना होगा, रोस्टिंग कराना होगा या कैल्सिनेशन कराना होगा? सर रोस्टिंग करवाना होगा। रोस्टिंग, तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, है ना? यस सर। तो इसको जैसे ही हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो देखोगे कि ये डायरेक्टली ऑक्साइड में नहीं बदल के ये डायरेक्टली सिल्वर में ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्टली सिल्वर सॉलिड बना लिया, और प्लस यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो जाता है, और प्लस, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली वो, और O2 गैस भी रिलीज होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन भी, तो डायरेक्टली वो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होके, क्योंकि ऑक्साइड भी उसका अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल है मतलब ऑक्साइड भी तुरंत ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज करके वो डायरेक्टली मेटल में बदल जाएगा। और समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है लो रिएक्टिविटी वाले में। क्योंकि मीडियम रिएक्टिविटी वाले में देखे थे पहले, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके उसको ऑक्साइड में बदला गया, और फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस कराया गया रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, देखे थे ना? ऑक्साइड का रिडक्शन कराया गया विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इस केस में वैसा कुछ नहीं करना है तुमको। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल मिलेंगे, जनरली वो सल्फाइड फॉर्म में रहता है, उसका रोस्टिंग कराओगे। ठीक है, रोस्टिंग कराने से देखोगे कि डायरेक्टली वो किस फॉर्म में मिल गया, डायरेक्टली वो मेटालिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, डायरेक्टली सिल्वर के फॉर्म में मिल जाएगा हमको। उसके बाद इसका रिफाइनिंग करा लेंगे हम लोग डायरेक्टली। इसके बाद जैसे ही ये सिल्वर मिल गया, तो इसके बाद सिल्वर का हम लोग और प्योरिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग वाला भी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराया जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके रिफाइनिंग कराया जाता है मेटल का। तुम लोग का यही चैप्टर बचा हुआ है ना सिर्फ, और कुछ बचा हुआ है क्या इसके अलावा? सर कार्बन एंड सर कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड। तो वो तो चैप्टर हट गया ना सिलेबस से, नहीं सर है। पूरा चैप्टर। नो नहीं सर पूरा पूरा सर। नहीं। तो वो तो शुरुआत का ही है ना सिर्फ, यस सर। बाकी 50-60% से तो ज्यादा हट ही गया है। सब हट गया। यस सर। पीछे का जितना भी रिएक्शन सब था वो सारा, फंक्शनल ग्रुप ये सब तो सब हट गया। हाँ यस सर। तब तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो 15-20% बचा है, 30% मैक्सिमम। हाँ वो तो एक क्लास का बात है, वो तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी सारा चैप्टर हो गया है ना? यस हाँ सर। यस सर। इसमें भी एक और क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी हो जाएगा। और कार्बोनेट्स कंपाउंड जितना बोल रहे हो वो तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और कुछ है नहीं, मतलब पीरियोडिक टेबल हो ही गया तुम लोग का। हम्म।
हाँ यस yes. सर। और ये केमिकल रिएक्शंस हो ही गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो ही गया। सर कार्बन और कंपाउंड्स तो 11 में काम पड़ेगा ना? 11th में तो वो पढ़ना है डिटेल में। 11th में है इसीलिए वो हटाया गया है। 11th में वो शुरू से ही पढ़ना है नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो बेसिक से ही पढ़ना है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेटल्स या नॉन मेटल्स में भी आयोनिक कंपाउंड तक ही है? उसके आगे नहीं है वो सब। नहीं, ये ये सब नहीं है। सब नो सर। आयोनिक कंपाउंड तक ही। अरे यार, तो बोलते ना, तो फिर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? तब तो हो तो ही गया हमको तुम लोग। लगा आप पढ़ा रहे होंगे ऐसी पोर्शन कंप्लीट करना। जब है ही नहीं सिलेबस में, तो पढ़ के क्या करोगे फिर? फालतू का। जितना है उतना ही पढ़ोगे ना, स्कूल एग्जाम्स में भी उतना ही आएगा। हाँ यस सर। अब तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो ये सब है ही नहीं तुम लोगों का। नहीं है, सब हटके। तब तो हो ही गया कंप्लीट। हाँ ये सारा चीज क्योंकि 11 12 में भी होता है, तो ये वहाँ भी पढ़ोगे। ये सारा चीज शुरू से ही बताया जाता है। ठीक है, इसलिए ये सारा चीज हटाया गया है। जो बेसिक्स yes. जानना है वो सारा चीज रखा गया है, बाकी हटा दिया गया है। ठीक है, तब तो हो ही गया। तब इसको कंप्लीट करो जहां तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तब फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड ही पढ़ा देंगे। हाँ यस सर। ठीक है, वो भी एक क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर तो यहाँ तक करो, तो ये चैप्टर भी हो ही गया। आगे फिर पढ़ के क्या फायदा है? पढ़ना है क्या किसी को? सर पढ़ा दीजिए। चलो पहले ही कंप्लीट कर देते हैं पूरा पोर्शन, उसके बाद यस सर। टाइम उसके बाद टाइम मिलेगा, उसके बाद जो क्लास लगेगा उसमें कंप्लीट करा देंगे। हाँ ठीक है, यस यस सर। सर। तो पहले जितना है उतना कंप्लीट कर देते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हाँ आगे पढ़ाएंगे जो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। चल चलो, तो फिर यहाँ तक करो, फिर आगे तब नेक्स्ट क्लास में वही कार्बोनेट्स कंपाउंड ही स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, सुन लिए ना? यस हाँ सर। यस सर। चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लो तुम लोग। ठीक है, चलो।